हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, तो अभी तक हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। इसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस करेंगे और क्या बोलते हैं एसी सर्किट्स पे, केसीएल केवीएल लॉस और बाकी लॉस के ऊपर या थ्योरम्स के ऊपर हम बात करेंगे। पर यहां पर ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा सारा कॉन्सेप्ट्स का, जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट था उन टॉपिक्स को कवर करने से पहले। करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और लास्ट में कैपेसिटेंस। आई होप ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। ये लास्ट टॉपिक भी हम कवर कर देंगे अच्छे से। उसके बाद जब हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे तो वो काफी इजी होंगे। अगर ये सारा चीजों पे अगर किसी को भी अच्छा ग्रास्प होता है, बेसिक नॉलेज होती है अच्छी, तो उसके बाद उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता आगे डील करने में। ठीक है, तो आपको पता है रेसिस्टर, जैसे कि मैंने इंडक्टर में स्टार्ट किया था, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उसको अपोज करता है क्या? रेसिस्टर। प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर उस करंट के कारण जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और उस कंडक्टर को मैं ट्विस्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? इंडक्टर। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है, अपोज करती है किसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है, मतलब करंट के चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। अब चलते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। वो दोनों चीजों को आपने लिंक कर लिया, इसको भी आप काफी आसानी से लिंक कर लेंगे कि अगर मैं एक कंडक्टिंग प्लेट ले लूं, ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेट ये, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट भी, ये दोनों वायर्स का खेल था वहां पर। यहां पे कंडक्टिंग प्लेट यूज कर लिया मैंने और इन कंडक्टिंग प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज या बैटरी या किसी वोल्टेज सोर्स से, राइट? ठीक है, और इस कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग प्लेट के बीच में मैंने एक डाल दिया है डाई इलेक्ट्रिक, या तो मैं बोल सकता हूं इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और ये क्या है? कंडक्टिंग प्लेट है। वायर की जगह प्लेट। अब आपको याद होगा कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में जब हम डायरेक्शन निकाल रहे थे करंट का, उसमें भी सर्किट ऐसे ही था, बस वो सिंपल सा सर्किट था। उसमें हुआ क्या था? यहां पे एक एलिमेंट था, करंट ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा था नेगेटिव टर्मिनल्स, पोलैरिटी सेम होने के कारण जो अपोजिशन आ रहा था उसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ठीक है, और यहां से होल्स बोल सकता हूं मैं, या फिर बोल सकता हूं पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस यहां से निकल रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है पता है? यहां पे भी सेम होता है, यहां से नेगेटिव चार्ज निकलेंगे और यहां से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे। और वो चार्जेस, ठीक है, यहां पे अगर मैं वोल्टेज सोर्स का नाम रखूं ये V, वो जो चार्जेस थे वो यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या? माइनस क्यू, क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज्ड। ठीक है, ये हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। वो चार्ज हो गए यहां पे डिपॉजिट, माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। वैसे ही यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे और यहां पे आ जाएंगे
डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हुआ ये कि दो कंडक्टिंग प्लेट ले लो, दो कंडक्टिंग प्लेट ले लो, उसको किसी वोल्टेज सोर्स या डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दो, चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे उन प्लेट्स में। उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस मान लो डी है, डिस्टेंस मान लो डी है, उस डिस्टेंस पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दो या कोई डाइलेक्ट्रिक रख दो, तो ये पूरा सर्किट बन जाएगा हमारा कैपेसिटर। ठीक है, वायर को वाउंड करके ट्विस्ट करके इंडक्टर बनता है। यहां पे दो कंडक्टिंग प्लेट को लिया, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बन गया कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या फील आ रहा है हमको कि हमको समझ में आ रहा है कि कैसे हम सारा चीज एक कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट धीरे धीरे कैसे कनेक्ट हो रहा है। राइट, मतलब कि ट्विस्ट करने से इंडक्टर बन गया, दो कंडक्टिंग प्लेट को लिया, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटर बन गया। राइट, तो अब हुआ क्या, यहां पे जो भी प्लेट्स था, कंडक्टिंग प्लेट्स था, उसमें जो चार्ज डिपॉजिट हो रहे थे, जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा था, वो क्या बोल सकता हूं मैं, ये जो कैपेसिटर है, यहां पे ये जो पूरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर स्टोर कर रहा है चार्ज को, कहां पर, उसके प्लेट्स पे। अब ये जो चार्ज है Q, चार्ज Q is directly proportional to the voltage applied, directly proportional to the voltage V के। जैसे कि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किससे, उससे, करंट से। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा था उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो डिपेंड करता उस करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर। वैसे ही यहां पे कितने चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, यहां पे कितने चार्जेस एक्यूमुलेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो वही मैंने लिखा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी आता है, आपको पता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I, रेसिस्टेंस में था, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। ओम्स लॉ एक्चुअल में हमारा वोल्टेज और करंट का नहीं बताता, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के ऊपर रिलेशनशिप बताता है, पर अभी हम उसको डील नहीं कर रहा था, मेरे को आपको रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देना था, इसलिए मैंने वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताया था। वैसे ही हमने देखा था फ्लक्स और करंट का रिलेशनशिप, इंडक्टर में देखा था प्रोपोर्शनलिटी वाला। यहां पे भी Q और V का प्रोपोर्शनलिटी देखा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा C, Q इज इक्वल टू सी वी, जिसमें इसकी C क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। राइट, C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, कैपेसिटर। और किस में मेजर होता है ये होता है फैरेड्स में। ठीक है, ये होता है मेजर फैरेड्स में। Q है चार्ज, चार्ज का यूनिट आपको याद होगा कूलम्स में, और ये क्या था, वोल्टेज इन वोल्ट्स। और C यहां से क्या निकला, यहां से C निकला Q बाय V। तो Q बाय V कितना है आपका, कूलम्स बाय वोल्ट। वो भी आपका किसके, मतलब फैरेड किसके इक्वल हो गया, फैरेड हो गया हमारा इक्वल टू कूलम्स बाय वोल्ट, C बाय V। राइट, अब जैसे इंडक्टर था वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ही कैपेसिटर जो होता है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, इस प्लेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस कॉन्फ़िगरेशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं लिखूं
डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर। तो लिख सकता हूं मैं पहला पॉइंट, कैपेसिटर, या डायरेक्टली लिखूं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि इस प्लेट का एरिया, ये एरिया, ठीक है, इसको मैं लिख, हाँ चलो, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू। और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यही तो है डिस्टेंस, दो प्लेट्स के बीच कितना डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटर। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कैपेसिटेंस। और किस पे डिपेंड करता है? परमिटिविटी के ऊपर। परमिटिविटी मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका कितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटर। जैसे कि इंडक्टर डिपेंड करता था, जो कोर का मटेरियल था या मेटल था उसके परमिएबिलिटी और ये परमिटिविटी इस पे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? परमिएबिलिटी इंडक्टर था, परमिटिविटी कैपेसिटर है। तो यहां से हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला आया, C इज इक्वल टू E A बाय D, ठीक है, C इज इक्वल टू E A बाय D। और अगर मैं एक एक पॉइंट्स को लिखूं यहां पे, E किसके इक्वल होगा? E हो गया मेरा परमिटिविटी, जो कि इक्वल किसके है? E नॉट E R। और जैसे उसमें एब्सोल्यूट परमिबिलिटी था, इसमें भी E नॉट किसके इक्वल है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और उसकी वैल्यू जैसे वहां पे परमिबिलिटी की थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, यहां पे भी वही हो जाती है, ये हो जाता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू क्या आई? 8.854 इंटू 10⁻12। और इसका भी यूनिट आपको याद रखना है, जैसे उसका वहां पे था हेनरी पर मीटर, यहां पे हो जाता है फैरेड पर मीटर, तो ये भी आपको यूनिट यहां पे याद रखनी है। वैसे ही ER जो रहेगा वो रहेगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। राइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट एरिया, एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दो प्लेट्स के बीच कितना डिस्टेंस है। वैसे ही C जो आता है वो क्या है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जैसे कि फैरेड में होता है, तो जनरली होता क्या है, फैरेड बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है और कैपेसिटेंस काफी स्मॉल वैल्यू में होता है। तो बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, जैसे कि मिली फैरेड जो कि इक्वल होता है 10⁻³ फैरेड, ठीक है, मिली फैरेड। फिर आता है अपना माइक्रो फैरेड, ठीक है, 10⁻⁶। फिर पीको फैरेड, सॉरी नैनो फैरेड पहले ले लेते हैं, 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। और फिर पिको फैरेड -12 फैरेड। तो ये रहा पूरा एक रिलेशनशिप, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। नेक्स्ट रिलेशनशिप C इज इक्वल टू E A बाई D। सेम केस हो रहा है किसके जैसा? रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का। जैसे हमने पहले फिजिकल मटेरियल पे लिया था, जैसे दोनों का पहले एक रिलेशन निकाला था वोल्टेज और करंट का, वैसे यहां पे भी रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का आया था, इंडक्टर में किसका आया था? फ्लक्स और करंट का आया था।
वैसे यहां पे चार्ज और वोल्टेज का आ गया, और फिर हमने उनके एक्चुअल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते थे। रेसिस्टेंस का आया था कुछ वैल्यू, इंडक्टर का आया, और लास्ट में EA/D आया। मैं ये सारी चीजों को इसलिए बार बार रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आप सभी चैप्टर्स को रिलेट करके चले। जितना अच्छे से रिलेट होते जाता है ना, जो स्टोरी बनते जाती है उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको स्टोरीज हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो एक स्टोरी फॉर्मेट में अगर आपको पूरा कोर्स आपके दिमाग में रहे तो आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं होगी, और आपको हमेशा रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा आप खुद से ही आप सारा सिलेबस अपने ब्रेन में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे हो गया सी। अब जैसे इंडक्टर में हमने पहले बात किया था किसका, करंट और वोल्टेज थ्रू इंडक्टर बात किया था, वैसे ही करंट और वोल्टेज थ्रू कैपेसिटेंस बात करते हैं। करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर। ठीक है, आप मुझे बताइए, चार्ज करंट में हमने जानता था कि करंट इज इक्वल टू dqt/dt, ये आपने पढ़ा था। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट को जब डील किया था तो करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू dq/dt। वहां पे हमने फैराडेज लॉ से डिराइव किया था, यहां पे हमने dq/dt लिया, और q अभी हमें पता है हमें कि q इज इक्वल टू cv होता है। q की वैल्यू पुट कर दूं यहां पे तो I आ जाएगा मेरा c dv/dt। तो यहां से करंट थ्रू कैपेसिटर मेरा आ गया I इज इक्वल टू c dv/dt। इसी का उल्टा कर दूं, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कर दूं तो वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज किसके इक्वल रहेगा, 1/c माइनस इंफिनिटी टू t I dt। सेम फॉर्मेट में चलते जा रहे हैं हम लोग, जैसे कि वहां पे भी हमने पहले ब्रेक किया था इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन तो वो हो गया था माइनस इंफिनिटी टू 0 I dt प्लस 0 टू t I dt। और इसमें से हमको आपको याद था कि 1/L v dt जो था वो इनिशियल वैल्यू था, यहां पे ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, और कैपेसिटर भी हेंस प्रूव्ड, क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, डायनामिक एलिमेंट हो जाएगा, जिसका डेफिनेशन आपको मैंने पिछली क्लास में दिया था। तो Vt आ गया आपका V0, मतलब कि ये जो पहले इनिशियल वैल्यू था प्लस 1/c प्लस 1/c 0 से t I dt। ठीक है, यहां पे आपका इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, करंट और वोल्टेज पता चल गया। नेक्स्ट क्या था, आप खुद बताइए, इंडक्टर में नेक्स्ट हमने क्या डील किया था, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो वैसे ही उसी फॉर्मेट में हम एक ही सीक्वेंस में चलते चलते बात करते हैं एनर्जी का, कि एनर्जी कितना स्टोर होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड in a कैपेसिटर। ठीक है, रेडी। तो एनर्जी के इक्वल सेम फॉर्मेट, Et इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर। पावर क्या है, Vi। V किस, इसमें I किसके इक्वल है, C dV/dt। तो I को मैं लिख सकता हूं C dV/dt, और V तो एज इट इज, और ये dt और dt हो गया कैंसल। Et आ गया आपका हाफ CV²। ठीक है, इंटीग्रेशन करने से हाफ CV², क्यों, क्योंकि ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ CV dV। वोल्टेज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज क्या हो जाएगा, V²/2। तो वहां से आ गया Et इज इक्वल टू हाफ CV²। नेक्स्ट CV किसके इक्वल, सॉरी यहां पे CV, Q इज इक्वल टू CV था, Q इज इक्वल टू CV है। एक C को मैंने ऊपर ले लिया तो इसको मैं लिख सकता हूं
हाफ क्यू वी, ठीक है, ये इक्वल टू आ गया हाफ क्यू वी। वैसे ही अगर क्यू और सी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये तीनों रिलेशन किससे आ रहे हैं? यहां से, ये तीनों रिलेशन यहां से हमको मिल जा रहे हैं और इवेंचुअली हमको एनर्जी के केस में पूरा का पूरा रिलेशन पता चल गया। और आप याद रखेंगे एनर्जी की यूनिट्स क्या थी? जूल्स, ठीक है, तो ये हो गया जूल्स, ठीक है। तीनों फॉर्मूला से आप कभी भी आपको एनर्जी दिया रहे, आप इन तीनों इक्वेशन से कोई भी दो चीज भी दिया है आप निकाल सकते हैं एनर्जी का कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में। यहां पे दो की पॉइंट लिखना है, जैसे कि हमने इंडक्टर में लिखा था। क्या क्या लिखा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती थी, यहां पे एनर्जी इज स्टोर्ड stored as potential energy। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है एंड इट इज स्टोर्ड as in इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। याद है सेम पॉइंट हमने लिखा था इंडक्टर में। नेक्स्ट हमने क्या लिखा था? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी इंडक्टर पे। वैसे ही सेम केस में आपका एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा कि उस कैपेसिटर के अक्रॉस उस इंस्टेंट में कितना वोल्टेज है, ठीक है। रिलेशन समझ में आ रहा है कैसे हम एनालॉजी कर रहे हैं? इंडक्टर में जो चीज था वैसे ही अपोजिट इसमें होता जा रहा है। एनर्जी स्टोर्ड, एक मिनट पहले ना इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए मार्क करके रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage अक्रॉस इट, ठीक है। ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम इंडक्टर में किस में गए थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस में। इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे आप, XC इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। ये हो गया 2πfc, XC इज इक्वल, तो यहां से आपका कैपेसिटेंस निकल गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गया और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? ओम्स। इसकी भी वैल्यू रहेगी ओम्स में। F क्या है? फ्रीक्वेंसी इन साइकिल्स पर सेकेंड और हर्ट्ज। C क्या है? C है कैपेसिटेंस इन फैरेड, ठीक है। XC है ओम्स में। और अगर आपको I निकालना होगा तो I आप निकाल सकते हो कैसे? V/XC से, ठीक है। जैसे वहां पे V/XL था, यहां पे V/XC आ जाएगा। I किस में है? करंट इन एम्पियर्स, V इज वोल्टेज एंड XC इज इन
ओम्स, राइट। नेक्स्ट हम चले थे कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करने, यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। पर यहां पर एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आपको क्लियर हो रही है पिक्चर कि तीनों चीज हम कैसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट यहां पे नहीं लिखते, चलो उधर उस तरफ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको याद होगा इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, और वो भी डायनेमिक एलिमेंट है जैसे कि कैपेसिटर है। पर प्योर इंडक्टर जो है आइडियल केस में उसमें एनर्जी स्टोर होती है पर डिसिपेट नहीं। वैसे ही कैपेसिटर जो होता है वैसे उसका भी आइडियल केस होता है, पर क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, तो उसके केस के कारण हमारा कैपेसिटेंस में भी रेसिस्टेंस होगा, और उस रेसिस्टेंस के कारण एनर्जी डिसिपेट होगी प्रैक्टिकल सिनेरियो में। तो सेकेंड पॉइंट मैं लिखूं, ये था आपका सी, और ये था आपका उसमें रेसिस्टेंस पैरेलल में था, इसमें सीरीज में है, सॉरी उसमें सीरीज में था, इसमें पैरेलल में है, और मैंने आपको बोला था कि ये आइडियल केस है, और ये हो गया आपका पैरेलल केस, ठीक है। उसमें सीरीज में था, इसमें पैरेलल में है। इसमें भी पैरेलल केस में, सॉरी पैरेलल बोलता हूं, प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल केस, राइट। उसमें भी एनर्जी डिसिपेट होगी, इंडक्टर में भी प्रैक्टिकल केस में एनर्जी डिसिपेट होगी ना चाहते हुए भी। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो पॉइंट था, अगर डीसी सप्लाई दिया गया तो क्या होगा। इंडक्टर में डीसी सप्लाई देने से करंट कांस्टेंट, उसके कारण वोल्टेज जीरो, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई अगर आई कांस्टेंट होता है, डी आई बाई डी टी जीरो होता है, वोल्टेज हो गया जीरो। इंडक्टर किससे रिप्लेस हो गया, शॉर्ट सर्किट से। यहां पर अगर मैं वोल्टेज सोर्स लूं, डीसी सप्लाई लूं, ठीक है, और ये एक वोल्टेज सोर्स लिया मैंने, और यहां पर जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, सी डीवी बाय डी टी। यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट, डीसी सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, डीवी बाई डी टी हो गया जीरो, सॉरी डीवी बाई डी टी हो गया जीरो, आई हो गया क्या, जीरो के इक्वल, तो यहां पे हो गया आई इज इक्वल टू जीरो। और वोल्टेज की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वोल्टेज की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आई जीरो हो गया, तो ये कौन सा केस हो गया, कैपेसिटर। कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किटेड। कैपेसिटर क्या बन गया, ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि यहां पे करंट हो गया जीरो, वोल्टेज कोई भी वैल्यू ले सकती है डीसी सप्लाई होने से, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, ठीक है, राइट। उसमें भी स्टेडी स्टेट में जो बोला गया था कि इंडक्टर की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है, शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है जब डीसी सप्लाई होता है, और डीसी सप्लाई का ही मतलब होता है स्टेडी स्टेट। अगर मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब जब आपका आउटपुट है वो हो गया कांस्टेंट, आपके ट्रांजिएंट्स हट गए हैं, तब उस केस में अगर मैं इसको बोलूं कि इसी में साइड में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी
और एट स्टडी स्टेट जीरो इनिशियल कैपेसिटर is open circuited. ठीक है, कैपेसिटर क्योंकि कभी कभी घुमा के पूछता है डीसी सप्लाई का और कभी कभी पूछता है हमसे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी का, जैसे कि हमने इंडक्टर के केस में देखा, या कभी बोलता है स्टडी स्टेट कंडीशन का। तो यहां पे सेम सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। यहां पे देखा कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, इंडक्टर हो गया शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट जो था हमारा पॉइंट वो था इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट बट इट अलाउज सडन चेंज इन वोल्टेज। उसका उल्टा होता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन voltage but it allows sudden change in current। ठीक है, ये था क्योंकि I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी हमने अभी देखा था। तो ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज कर रहा था, रेजिस्टेंस करंट को ही अपोज कर रहा था, कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को अपोज कर रहा है। और लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था कि अगर स्विचिंग की कंडीशन में इंडक्टर रिप्लेस हो गया था हमारा किससे, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर वॉज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, वैसे ही कैपेसिटर रिप्लेस होता है शॉर्ट सर्किट से एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। इस पॉइंट को थोड़ा सा ब्लू मार्क से मैं हाईलाइट करता हूं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसको भी कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल कैपेसिटर कैसे रहेगा। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर इज शॉर्ट कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। राइट, ओके, क्लियर है। यहां तक सेम पॉइंट्स को मैंने इंडक्टर से रिलेट करते हुए इसमें दिखाया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और फील आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे हम रिलेट कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ग्रुपिंग इन इंडक्टर, ग्रुपिंग इन रेजिस्टेंस भी इसके बाद आया था। वैसे ही ग्रुपिंग इन कैपेसिटेंस को भी हम इसी सीक्वेंस में लिखते जाते हैं। चलो, ग्रुपिंग इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। आपको याद होगा मैंने ये कहा था रेजिस्टर, इंडक्टर, इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब Z। ठीक है, उसको आप बाद में देखेंगे जब एसी सर्किट्स को डील करेंगे। तीनों के तीनों एक ही सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, सारे फॉर्मूलाज इन तीनों के लिए सेम है, कैपेसिटर के लिए बस अलग है, इन सब का अपोजिट हो जाएगा। जो रेसिस्टर का या इंडक्टर का सीरीज में था वो कैपेसिटर का पैरेलल में हो जाएगा, जो इंडक्टर और रेसिस्टर का पैरेलल में था वो कैपेसिटर का सीरीज में हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो पहला पॉइंट, ग्रुपिंग इन सीरीज करूं तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन C1, C2 एंड Cn। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुपिंग इन सीरीज में। पर
जैसे कि अगर इक्वल रेसिस्टर्स या इक्वल इंडक्टर्स कनेक्टेड होते थे तो हमारा जो सीरीज में कितना था एन आर या एन एल, इसमें सी इक्विवेलेंट जो आएगा इफ कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ एन कैपेसिटर्स लिख देते हैं, इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then C equivalent is equal to C by N farad। यहां पे भी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, C by N farad आ गया, राइट। यहां तक आपका क्लियर है। ग्रुपिंग इन सीरीज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुपिंग इन पैरेलल के बारे में। ग्रुपिंग इन पैरेलल, राइट। ग्रुपिंग इन पैरेलल में क्या होगा, एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टर और रेसिस्टर्स में जब सीरीज में कनेक्ट होते थे सब, तो क्या होता था, करंट सेम होता था, वोल्टेज चेंज होता था। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे घुमा के बोल सकता है कि क्या होगी कैपेसिटर्स की वैल्यू कि चार्ज सेम हो, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसका मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है। मतलब कि अगर मैं लिखूं तो यहां पे लिख सकता हूं इन सीरीज चार्ज रिमेन्स, चार्ज flowing through each capacitor is same, ठीक है, सारे कैपेसिटर से सेम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। पैरेलल, इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन, C1 C2 Cn और ये आ गया हमारा AC सप्लाई, राइट। इसमें क्या होगा, C इक्विवेलेंट जो आएगा वो होगा C1 C2 C3 प्लस Cn, और अगर इफ n इक्वल कैपेसिटर्स आर connected in parallel, then C equivalent is equal to NC farad, ठीक है। C equivalent is equal to NC farad, तो ये हो गया दो फॉर्मूला आपका यहां पर, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर्स इज डिफरेंट बट द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इज सेम। तो यहां पे चार्ज इज डिफरेंट बट वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक जो था हमारा इंडक्टर में कि टाइप्स ऑफ इंडक्टर और टाइप्स ऑफ चोक, वैसे ही कैपेसिटर में भी हमारा सेम है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो टाइप्स ऑफ इंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के कैपेसिटर में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो फिर अभी तक हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया कैपेसिटर्स का।
अब लास्ट टॉपिक जो बचा था हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए मैंने सारे कैपेसिटर्स का डायग्राम मैंने इसलिए बताया था कि आपको कभी इंटरव्यू राउंड में या कभी मुझसे तो पूछा गया लैब में कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं और ये कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर है। अब जैसे कि इंडक्टर में क्या था, इंडक्टर में था मेटल कोर, उस मेटल कोर के ऊपर वायर को वाउंड किया गया था। जितने डिफरेंट टाइप के मेटल कोर थे उतने डिफरेंट टाइप के इंडक्टर्स थे। डिपेंडिंग अपॉन द मेटल कोर इंडक्टर्स की टाइप डिफरेंट हो रहे थे। वैसे ही कैपेसिटर्स में क्या होता है, कंडक्टिंग प्लेट होते हैं दो, उनके बीच में होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर। अब क्या इंसुलेटर यूज हो रहा है या क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हो रहा है, उसके बेस्ड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। पहला कैपेसिटर पेपर कैपेसिटर, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो होता है वैक्स पेपर। वैक्स पेपर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसलिए इसका नाम है पेपर कैपेसिटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या था, वैक्स पेपर। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 2.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू अप टू कितना सह सकता है ये 2000 वोल्ट डीसी सप्लाई तक ये विथस्टैंड कर सकता है। सेकेंड पे आते हैं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिफरेंस हो रहा है। अब डाइलेक्ट्रिक पहले पेपर था, अगर मैं मीका शीट्स को रख दूं, क्या कर दूं, मीका शीट्स या मटेरियल कर दूं, ठीक है, या मटेरियल एज एन इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो मीका कैपेसिटर्स मिल जाएगा हमको। उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरेड तक होता है और कितना वोल्टेज विथस्टैंड कर पाता है, 2500 वोल्ट डीसी सप्लाई तक, ठीक है। फिर आता है सिरेमिक कैपेसिटर्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि नाम बोल रहे हैं सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल किस लिए यूज होता है, इंसुलेटिंग या एज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, और उसकी वैल्यू हो गई 0.2 माइक्रोफैरेड या तो फिर 1500 वोल्ट डीसी। ये तीन थे इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के चेंज होने के कारण जैसा जैसा चेंज हो रहा था वैसा वैसा नाम, पेपर वैक्स पेपर पेपर कैपेसिटर, मीका शीट्स मीका कैपेसिटर्स, सिरेमिक मटेरियल सिरेमिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कभी पूछा जा सकता है आपसे कि इसके अंदर क्या क्या यूज हो रहा है। और ये इसके अंदर होता है, अगर मैं लिखूं एल्यूमिनियम बोरेट और अमोनियम बोरेट इलेक्ट्रोप्लेटेड on aluminum conducting ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम ठीक है। क्या मटेरियल, एल्यूमिनियम बोरेट या अमोनियम बोरेट इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम प्लेट होता है एज एन इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, और इसकी वैल्यू होती है सी की 2000 माइक्रोफैरेड से लेके 450 वोल्ट डीसी सप्लाई ये विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है।
उसका आप याद रखेंगे अल्यूमिनियम बोरेट या अमोनियम बोरेट इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन पॉजिटिवली चार्ज अल्यूमिनियम प्लेट, राइट। लास्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर ऑयल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर, और इसके अंदर एज एन इंसुलेटर जैसा नाम बता रहा है वैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को यूज करते हैं एज एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1 माइक्रोफैरेड से लेकर 25,000 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये थे हमारे 5 टाइप के कैपेसिटर्स। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या क्या हो सकती है, राइट। जैसे कि मैंने रिकॉल किया इंडक्टर्स में आपका क्या था, कोर या कॉर्ड के हिसाब से टाइप सारा था, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करके हम वो बना रहे हैं कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट होता है। अब आने वाले वीडियोस में हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस देखेंगे, कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो काफी इनफ होंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल और जितना भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने में। वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो ये पहला चैप्टर था नेटवर्क थ्योरी, जो हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका पहला टॉपिक जो था 4 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट था वहां पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।